चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, ग्लिम्पस मतलब क्या? तो ग्लिम्पस मतलब एक नज़र डालना, कि चलो हम लोग अपने पास्ट, हमारे इतिहास की तरफ कुछ नज़र डालते हैं। ये जो चैप्टर है ना, वो एक पिक्टोरिकल चैप्टर है। पिक्टोरिकल मतलब इस चैप्टर में जो है वो पिक्चर्स दी गई है और उस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ बातें समझा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे कंट्री की, हमारे देश की, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के पास्ट के बारे में ये चैप्टर लिखा हुआ है। कि जिसमें जब ब्रिटिशर्स का टाइमिंग था ना, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे इतने सालों तक कब्जा किया था, तो उन्होंने यहाँ क्या क्या किया, किस तरह से सब उसके खिलाफ हुए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ सब कैसे गए, उसके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। ये टाइमिंग 1757 से लेकर 1857 तक का है, ठीक है ना। 1757 से 1857 तक मतलब कुछ 100 सालों में क्या क्या हुआ हमारे इंडिया में, वो कुछ इस चैप्टर में समझाया हुआ है, जिसमें अलग अलग पिक्चर्स है। हो सके ना तो ये चैप्टर समझते वक्त आप लोग साथ में अपनी टेक्स्ट बुक भी रखना, तो जिसमें वो सब पिक्चर्स दिए हुए हैं ना, उन पिक्चर्स के थ्रू आप लोग समझ पाओगे। जैसे पहले पिक्चर्स में तो सिर्फ द मार्टियर्स ऐसे लिखा हुआ, मार्टियर्स मतलब हमारे देश के शहीद, जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ की थी। वो कह रहे हैं ना कि भाई चलो हम लोग जो है वो हमारे मार्टियर्स के बारे में कुछ जाने, हमारे देश के शहीदों के बारे में जाने, कि उनके बारे में ऐसी बातें कि जिनके बारे में सुनकर, उनके बारे में आप लोग सुनकर कितनी बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ऐसी उनकी बातें हैं जो हम लोग इसमें जाने। आप लोग देखो दूसरे पेज पर शायद आपका एक फ़ोटो है जिसमें लिखा हुआ है द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स धीरे धीरे कैसे हमारे यहाँ पर आए। जिसमें टाइमिंग है आपका 1757 से लेकर 1849 तक का। वो टाइमिंग ये पहले फ़ोटो के लिए दिया हुआ है ना। इसमें ये कहते हैं कि 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम अच्छी तरह से जम चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपना जो है वो नाम, क्या कह सकते हैं कि भाई बना के रखा था, जड़ जमा के रखी थी उन्होंने। और उनके सामने हमारे भारत देश के जो राजा थे ना, उन राजाओं के कंपैरिजन में भी ब्रिटिशर्स के पास ज़्यादा हथियार आ चुके थे, ज़्यादा बड़ी सेना आ चुकी थी ब्रिटिशर्स के पास से 1757 तक। और जो हमारे देश के राजा थे ना, वो हमारे देश के राजा थोड़े से केयरलेस थे, थोड़े से केयरलेस थे। वो कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थे। अभी भी हमारे देश के राजा ऐसे थे ये 1757 तक, कि वो लोग आपस में ही लड़ते थे। हर एक राजा दूसरे राजा के साथ ही लड़ता था। और फिर क्या होता पता है, वो जैसे हमारी कहावत है ना कि जब कोई दो बिल्लियां लड़ती है तो उनके बीच में बंदर फायदा उठा के जाता है। तो वही चीज़ ये ब्रिटिशर्स करते थे। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जब कोई दो राजा आपस में लड़ते ना, तो एक राजा को वो कहते हैं कि चलो हम जो है वो आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ आपसे लड़वाएंगे। मतलब दूसरे राजाओं से हम लोग आपसे लड़वाएंगे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, दूसरे राजाओं से। ठीक है ना, कि दूसरे राजा के साथ हम आपकी लड़ाई करवा के देंगे। तो वो राजा खुश हो जाते हैं और दूसरे राजा को भी यही कर कहते वो। मतलब क्या कि वो दोनों राजाओं को ये कहते हैं कि चलो हम जो है वो आप दोनों को एक दूसरे से लड़वाते हैं। और दोनों राजाओं को लड़वा कर बीच में फ़ायदा वो ब्रिटिशर्स लेके जाते थे, जिससे उन ब्रिटिशर्स का, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत फ़ायदा होता था। इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत सारे राजाओं को इस तरह से हरा दिया, अपने कब्जे में कर लिया उन्होंने। फिर भी आपके देखो उस फोटो में ना, साइड में एक फ़ोटो दिया हुआ 4th नंबर पे, वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का वो फोटो है कि फिर भी टीपू सुल्तान थे, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान, वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते ही रहे, लड़ते ही रहे। लेकिन क्या हुआ कि आखिरकार ब्रिटिशर्स के खिलाफ की लड़ाई में टीपू सुल्तान भी मर गए। ब्रिटिशर्स ने धोखे से टीपू सुल्तान को भी मार दिया था। और जो ब्रिटिशर्स फिर जो पूरे देश को चलाते ना, उसके बाद तो वो धीरे धीरे देश के राजा बन चुके थे ब्रिटिशर्स। फिर वो जो पूरे देश को चलाते, तो पूरे देश में उनका शासन एक जैसा नहीं था। ठीक है ना, हर जगह पर वो एक जैसा बिहेवियर नहीं करते थे। कितने लोग वो ब्रिटिशर्स से खुश भी थे हमारे इंडिया में,
ब्रिटिशर्स से खुश थे। क्यों खुश थे पता है? क्योंकि वो लोग है ना हमारे देश के राजाओं से बहुत ही दुखी थे। हमारे देश के राजाओं से दुखी थे कि भाई हमारा राजा बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। तो वो राजा हटकर अब तो ब्रिटिशर्स राजा बन गए ना, तो कुछ कुछ लोग खुश हुए कि चलो वो जो एक पुराना राजा था वो बहुत परेशान करता था, इससे अच्छा चलो अब ब्रिटिशर्स आ गए। तो कुछ लोग खुश भी थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो उन्हें भी रियलाइज़ हुआ कि ये ब्रिटिशर्स तो उनसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे उन लोगों को ये दुख होता गया कि चलो भले ही वो राजा तो चले गए, ब्रिटिशर्स राजा बन गए, लेकिन अब हम सब उनके गुलाम बन गए। ठीक है, उन सबको क्या रियलाइज होता था कि हम सब उनके गुलाम बन गए। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कि हम सब अब उनके गुलाम बन के रह चुके हैं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स यहाँ पर एंटर हुए और उन्होंने पूरे इंडिया को अपना गुलाम बना दिया। इनके बाद जो एक फ़ोटो दिया हुआ है ना, वो है ब्रिटिश रूल का 1765 से लेकर 1836 का टाइमिंग। ये टाइमिंग, अब इस फोटो में इसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो कि ये वो टाइमिंग था कि जब हमारी सोसाइटी की हालत बहुत ख़राब थी। हमारे यहाँ पर बहुत सारे सोशल इविल्स चलते थे। सोशल इविल्स मतलब कि सोसाइटी के रिलेटेड ख़राब रिवाज। हमारे यहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स थे ना, रिलीजियस लीडर्स जो धर्मगुरु कहलाते, ऐसे रिलीजियस लीडर, वो बुरे रिवाजों को सपोर्ट देते थे। जैसे वही कहते, वो बड़े बड़े जो गुरु थे वही कहते थे कि हमारे यहाँ पर बाल विवाह होना चाहिए, मतलब कि चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो ये छूत अछूत का भेदभाव होना चाहिए, अनटचेबिलिटी कहते हैं ना, कि अनटचेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। इन सब बातों को वो सपोर्ट करते थे और उनकी वजह से ही हमारी सोसाइटी में हर कोई इंसान इन बातों को मानने लगा था। ब्रिटिशर्स को ये बातें पसंद नहीं थी, ब्रिटिशर्स इनको सपोर्ट नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स तो यही कहते थे कि भाई ये सब रिवाज बेकार हैं, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कैसे, वो जो है वो लोग तो इसमें मानते ही थे ना, और ब्रिटिशर्स लोगों की इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते थे कि जैसे ये लोग जो है वो ये अनटचेबिलिटी में मानते या तो चाइल्ड मैरिजेस में मानते, और इसका बहुत फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने भी उठाया था। इवन ब्रिटिशर्स सबसे ज़्यादा उसके बाद परेशान करते थे यहाँ के फार्मर्स को। किसको परेशान करते थे? तो यहाँ के फार्मर्स को परेशान करते थे। वो फार्मर्स से इतना ज़्यादा टैक्स लेते थे, इतना ज़्यादा टैक्स कि सभी फार्मर्स धीरे धीरे अपनी सभी ज़मीन खो चुके थे और एकदम पुअर हो चुके थे। और कंपलसरी टैक्स लेते थे कि भाई अगर कोई भी फार्मर टैक्स नहीं देना तो भाई उसे जेल में बंद कर दिया जाएगा, ऐसे। तो देखो कि किस तरह से जो है वो ब्रिटिशर्स उन्हें परेशान करते थे। इवन कि जो आर्टिशियंस पर्सन होते ना, आर्टिशियन मतलब क्या, कि जो लोग आर्टिस्ट होते, जो कोई अच्छी चीज़ बनाते, अपनी हैंडमेड चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें बनाते, तो ब्रिटिशर्स उनका काम रोकने के लिए ज़बरदस्ती उन लोगों के अंगूठे ही काट देते थे। उनके अंगूठे काट देते बाकायदा, कि भाई उन लोगों को ऐसा कुछ भी काम करना अलाउड नहीं है। तो इतने बुरे वो ब्रिटिशर्स थे। और ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया के लोगों से इतना ज़्यादा टैक्स लेते थे, और उसके कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स से जो भी सामान आता ना, ब्रिटिशर्स से इंग्लैंड से जो भी सामान आता ना, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। मतलब ब्रिटिशर्स अपने सामान पे कोई भी टैक्स नहीं लेते थे, और हमारे इंडिया के सामान पे इतना ज़्यादा टैक्स वो लेते थे। इतना बड़ा भेदभाव हमारे यहाँ पे था। फिर एक पॉइंट है, आगे एक फोटो दिया हुआ है दूसरे पेज पे, राजा राम मोहन राय। 1772 से लेकर 1833 तक का ये टाइमिंग, कि राजा राम मोहन राय, ये इसका नाम आप सबने सुना होगा, कि ये राजा राम मोहन राय यही एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने हमारे देश में कौन कौन सी बुराइयां चल रही हैं, क्या क्या गलत चल रहा है, वो उन्होंने पहचाना। ठीक है ना, वो बंगाल के रहने वाले राजा राम मोहन राय, उन्होंने पहचाना कि हमारे यहाँ पर कितनी सारी बुराइयां हैं। ये जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, ये जो सती प्रथा है, भाई ये सब प्रथाएं बंद होनी चाहिए। तो इसी वजह से उन्होंने सोशल रिफॉर्मर का वर्क शुरू किया। सोशल रिफॉर्मिंग मतलब समाज को सुधारने का काम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने लोगों को सबसे पहले ये समझाया कि देखो जितने भी रिलीजन है ना, हर एक रिलीजन में एक ही चीज़ सिखाई जाती है, तो इसी वजह से कोई भी रिलीजन में भेदभाव मत करो।
है ना, कि भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कि कोई भी हो, सब में एक जैसी नॉलेज ही दी जाती है, सबका रूट एक ही है। तो इसी वजह से कोई भेदभाव होना चाहिए नहीं। उन्होंने अपनी नॉलेज के थ्रू जो है, जो ये भेदभाव चलता था ना, अनटचेबिलिटी चलती थी, दूसरी चीज़ें चलती थी, उन सबको दूर करने की कोशिश की। इवन राजा राम मोहन राय इंग्लैंड भी गए, वो गए इंग्लैंड, और वहाँ के जो राजा थे ना, मतलब वहाँ के जो लोग थे ना, उनको समझाया कि देखो कोई भी राजा भी होता है ना, तो उस राजा की भी कोई ड्यूटीज़ होती हैं, कि आप लोग हमारे भारत में आकर राजा बन के बैठे हो और हमारे लोगों को परेशान कर रहे हो, ये सही नहीं है। हर राजा की कोई ड्यूटी होती है कि वो अपने लोगों की केयर करे, अपने लोगों का ध्यान करे, और आप ऐसा नहीं कर रहे हो। हाँ, ये सच बात है। राजा राम मोहन राय सीधा इंग्लैंड गए थे वहाँ के लोगों को समझाने के लिए कि आप यहाँ पे आए हो ना हमारे भारत में, तो बहुत गलत कर रहे हो, उन्हें रोको। राजा राम मोहन राय ने भारत में आकर भी उन्होंने यहाँ के न्यूज़पेपर शुरू किए, अलग अलग न्यूज़पेपर शुरू किए, और लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये सब चीज़ें कितनी गलत चल रही है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगा ना, जब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अब राजा राम मोहन राय हमारे खिलाफ जा रहे हैं, कि भाई हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोल रहे हैं राजा राम मोहन राय, तो ब्रिटिशर्स ने 1823 में उन्हें रोक दिया, मतलब उनके कामकाज को रोक दिया, उन्हें जेल में बंद कर दिया, उन्हें कोई भी काम करने के लिए जो है वो अलाउड नहीं करते थे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई कुछ बोलता भी ना, तो भी तो भी जो है ब्रिटिशर्स उनकी आवाज़ बंद करवा देते। अब धीरे धीरे ये चीज़ और बढ़ने लगी। जैसे उसके बाद का आपका फोटो है, नंबर 5 में है कि लिखा हुआ है ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब कि भाई तंग करना, परेशान करना लोगों को। ईयर 1818 में, ईयर 1818 सुनना, 1818 में एक लॉ पास किया ब्रिटिशर्स ने। जो ब्रिटिशर ने ऐसा एक नियम, ऐसा एक लॉ बनाया कि उसके हिसाब से कोई भी इंडियन को बिना कोई रीज़न के भी जेल में भेजा जा सकता है। जनरली किसी को भी जेल में भेजना हो ना, तो पहले उसे अदालत में जो है वो लेकर जाते हैं, अदालत में केस चलता है। अगर जज बोले कि हाँ भाई इसने गलती की है, तो ही उसे जेल में बंद करते हैं, नहीं तो नहीं बंद करते। लेकिन 1818 में ऐसा एक लॉ बना कि भाई ब्रिटिश ऑफिसर्स को जिस पे भी शक हो ना, तो बिना उसको जो है वो अदालत में ले जाकर डायरेक्टली उसको जेल में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से कितने सारे जो है वो हमारे इंडियंस थे जिनको ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया जाता। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता ना कि ये इंडियन हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कोई भी ब्रिटिशर्स को जब ऐसा रियलाइज़ होता, तो वो उस इंडियन को सीधा जेल में बंद कर देते बिना पूछे। सोचो, और उन्होंने इंडिया की हालत इतनी ख़राब कर चुकी थी कि वो यहाँ पर रहते थे, इंडिया में ही रहते, और इंडिया के ही राजाओं से हैवी सैलरी लेते थे। ब्रिटिशर्स यहीं से ही बहुत ज़्यादा सैलरी लेते, और जो इंडियन होते ना, उन इंडियन को एकदम कम सैलरी देते। मतलब समझो कोई राजा की सेना हो ना, तो कोई राजा की सेना में अगर ब्रिटिशर सैनिक होते हो ना, तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अगर कोई इंडियन सैनिक हो ना उसी सेना में, तो उस इंडियन सैनिक की सेना कुछ भी नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पे वो सैलरी भी वो यहीं की लेते थे, यहीं रहते, और यहीं पे ही जो है वो सैलरी भी लेते थे। इसके अलावा कि वो बिजनेस में भी उन्होंने सिर्फ अपना ही नाम करके रखा था। 1829 तक ये ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से यहाँ इंडिया में कुछ 7 करोड़ जितना जो है वो सामान लेकर आए थे। 1829 तक कुछ 7 करोड़, उस वक्त ये अमाउंट बहुत बड़ी थी कि 7 करोड़ जितना सामान वो यहाँ पर लेकर आए थे। मतलब उन्होंने इन शॉर्ट क्या किया था कि जो इंडियन का बिजनेस था ना, इंडियन यहाँ के लोगों का जो बिजनेस था ना, वो बिजनेस बंद करवा के सिर्फ अपना ही बिजनेस चलाते थे। तो हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो लोगों को कंपलसरी ये कहते कि आपको जो भी चीज़ें खरीदनी है ना, वो चीज़ें सिर्फ यहीं से ही खरीदो, हमारे पास से ही खरीदो, और किसी से नहीं, कि आप दूसरे लोगों से ये चीज़ें खरीद सकते नहीं हो। ठीक है, कंपलसरी उन्होंने यहाँ के ही लोगों को और खुद अपनी चीज़ें ही खरीदवाई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंडियन बिजनेसमैन थे वो एकदम लॉस में होते गए, और वो लोग फ़ायदे में होते गए। कि इवन एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, है ना, विलियम बेंटिक ने इंग्लैंड में ये एक रिपोर्ट की थी। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है
ये एक रिपोर्ट किया था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या ये इसका मतलब क्या बताया? द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स मतलब जो कॉटन बनाने वाले जो किसान है ना, वीवर्स मतलब जो किसान है, आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भाई वो अपने खून से यहाँ के खेतों को सजा रहे हैं। कहते हैं ना, अपने खून से यहाँ के खेतों को सजा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, मतलब अगर इनको डिटेल में समझो तो ऐसा कि ब्रिटिशर्स ऐसा कहते थे कि यहाँ के जो किसान हैं उनसे ये ब्रिटिशर ज़बरदस्ती काम करवाते। खून से सजा रहे मतलब क्या, कि ज़बरदस्ती काम करवाते और पूरा फ़ायदा खुद लेके जाते। ब्रिटिशर्स सच में यहाँ के किसानों से एकदम ज़बरदस्ती काम करवाते थे अपने मतलब का, और किसानों को न सैलरी देते और देते तो भी एकदम न के बराबर। तो इसे कहते हैं ना, इसे ऑपरेशन कहते हैं कि भाई यहाँ के लोगों को उन्होंने हद से ज़्यादा परेशान किया था। तो मतलब कि इंडिया को लूट कर वो इंग्लैंड रिच होता जा रहा था। कंडीशन ये हो गई थी ना कि इंडिया को लूटते लूटते वो ब्रिटिशर्स, इंग्लैंड वो और ज़्यादा रिच हो रहा था। और उसकी वजह से ही उसके बाद का एक फ़ोटो है जिसमें लिखा हुआ है डिससेटिस्फैक्शन, 1835 से 1856 तक का टाइम। डिससेटिस्फैक्शन मतलब क्या, कि अब यहाँ के लोग जो है वो उनके खिलाफ धीरे धीरे होते जा रहे थे। अब यहाँ के लोगों को रियलाइज़ हो रहा था कि ये ब्रिटिशर्स हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोगों को रियलाइज़ हो रहा था। अब इनके साथ एक किस्सा हुआ था कि 1835 में लाई मेकाले उन्होंने यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन शुरुआत की। इंग्लिश एजुकेशन की जो है वो उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने सजेशन दिया ब्रिटिशर्स को कि इंडिया में भी इंग्लिश एजुकेशन शुरू होनी चाहिए, और ब्रिटिशर्स मान गए। उन्होंने एग्री किया कि हाँ ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन होनी चाहिए। उन्होंने क्यों यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन शुरू की? तो अपने फ़ायदे के लिए। उन्होंने अपना फ़ायदा सोचा था कि हम लोग यहाँ पर एजुकेशन देकर और क्लर्क बनाएंगे, सबको क्या बनाएंगे? क्लर्क, कि जिससे वो लोग हमारी ही मदद करें। तो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने एजुकेशन तो शुरुआत की थी, लेकिन लेकिन उससे जो है वो उन्हें कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान ये कि एजुकेशन जब शुरुआत हुई ना, तो यहाँ इंडिया के लोगों ने खुद नॉलेज लेकर उनको अब रियलाइज़ होने लगा कि अब ये ब्रिटिशर्स हमारे खिलाफ जा रहे हैं। सही बात है ना, कि ब्रिटिशर्स अब हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले यहाँ इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको समझ में ही नहीं आता था कि ब्रिटिशर्स की प्लानिंग क्या है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एजुकेशन शुरू की ना, तो इंडिया के लोग भी तो पढ़े ना। वो लोग भी थोड़ी सी नॉलेज उन्होंने ली और उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ब्रिटिशर्स कैसी प्लानिंग करके हमें धोखा दे रहे हैं। और उसकी वजह से वो खुद भी एजुकेट हुए, यहाँ के इंडिया के लोग वो खुद भी पढ़े, उन्होंने सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी पढ़ाया। और धीरे धीरे उन्होंने अब ये सोचा कि अब ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये टाइमिंग वो था कि 1856 का ये टाइमिंग था कि जब तक ब्रिटिशर्स ने ऑलमोस्ट पूरी कंट्री पे जो है वो अपना कब्जा कर चुके थे। कोई ऐसी सिटी बाकी नहीं थी कि जिस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा न हो। और ब्रिटिशर्स अब इतने केयरलेस हो चुके थे कि उन्हें इंडिया के लोगों की परवाह ही नहीं थी कि अब भले जो भी करना हो करे ना, अब तो हम यहाँ के राजा बन गए ना। ब्रिटिशर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अब तो हम यहाँ के राजा हैं, अब उनको जो करना हो सो करें। लेकिन यहाँ के लोग जो है वो प्लानिंग कर रहे थे, साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि अब इन ब्रिटिशर्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। सो फाइनली देखो, उसके बाद दिया हुआ है, नेक्स्ट फोटो दिया हुआ है द स्पार्क्स 1855 टू 1857। स्पार्क्स मतलब कि जैसे एक तरह की चिंगारियाँ, मतलब लोगों के अंदर का गुस्सा। क्या अब जो ब्रिटिशर्स हमेशा नए नए कानून बनाते, नए नए रूल्स निकालते रहते, तो अब यहाँ के लोगों को भी गुस्सा आता जा रहा था। और आखिरकार एक दिन ये गुस्सा बाहर निकला उनका। 1855 में यहाँ के कुछ सैनिकों ने, इंडियन सैनिकों ने उनके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपोज शुरू कर दिया, उनके खिलाफ हो गए वो। और इसकी वजह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसकी एक सेना के ऊपर यहाँ के कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। कुछ ब्रिटिशर्स को बहुत मारा पीटा, कुछ जो है वो चीज़ें वहाँ की जला दी। वहाँ के एक सैनिक थे मंगल पांडे, वो मंगल पांडे ने भी एक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर अटैक कर दिया था, उनको मारने की कोशिश की।
ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ गया था, उनके ख़िलाफ़ कोई जा रहे थे, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन चीज़ों को दबा दिया, उन्होंने मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया। ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि वो यहाँ के इंडिया के लोगों में जो भी रीति रिवाज होते ना, तो उनकी वो परवाह नहीं करते। यहाँ के लोगों को भी पता था कि ब्रिटिशर्स हमारे रीति रिवाजों की कोई भी परवाह नहीं करते, कि इंडियंस कुछ भी करें हमें कोई लेना देना नहीं है। और इसका फ़ायदा हमारे यहाँ के लोगों ने उठाया, इसी का ही फ़ायदा उठाया। यहाँ के लोगों ने क्या किया पता है, कि एक से दूसरे गांव में जब कोई मैसेज भेजना हो ना, भाई चलो हम सब मिलकर जो है वो ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करते हैं, हम सब मिलकर ऐसा करेंगे, तो ऐसा कोई अगर मैसेज भेजना हो तो ब्रिटिशर्स तो अलाउड नहीं करती ना, ब्रिटिशर्स तो उन्हें मारती ना कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हो। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स को पता न चले ना कि हम लोग सब अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, तो यहाँ के लोगों ने सब ने मिलकर जो चपातीस आती है ना, जो चपाती आप लोग खाने में खाते हो, उनके थ्रू मैसेज भेजना शुरू कर दिया। यहाँ के लोग ब्रिटिशर्स को क्या कहते हैं कि ये एक रिवाज है कि हम लोग एक से दूसरी जगह ऐसा खाना, ऐसी चपाती भेजते हैं। और वो चपाती के अंदर क्या होता था, तो कोई ना कोई मैसेजेस होते यहाँ के राजाओं के लिए, एक दूसरे से गांव तक जो है वो ये मैसेज पहुँचाते थे। तो जिसकी वजह से सब लोग अब धीरे धीरे यूनाइट होने लगे, धीरे धीरे एक होने लगे। सब लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया। ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं चला कि अंदर ही अंदर इंडियंस इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। और उस प्लानिंग के बाद फाइनली 1857 में जो दूसरा फ़ोटो है कि 1857 में रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्ट मतलब कि अब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ पहली लड़ाई हुई, कि यहाँ के कितने सारे ऐसे सैनिक थे, कितने सारे इंडियन पर्सन थे कि जिन्होंने अंदर ही अंदर प्लानिंग करके आखिरकार उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। और वो पूरे सिपाहियों की टीम वो मेरठ से दिल्ली तक पहुंची। मेरठ में ये शुरुआत हुआ था और वहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली के उस वक्त के राजा थे बहादुर शाह जफ़र। सब इंडियंस वहाँ दिल्ली पे पहुँचे और उनके लिए नारे लगाने लगे, भाई बहादुर शाह जफ़र की जो है वो जय हो। उनके लिए नारे लगाने लगे कि उनके कहने का मतलब ये था कि वो बहादुर शाह जफ़र हमारा सपोर्ट करें और ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हमें हेल्प दें। और क्या, उन्होंने भी हेल्प दी और फाइनली ये रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये रिबेलियन जो वर्क था, मतलब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ का जो ये काम था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हर किसी ने, हर एक इंडियन ने इस काम में अपना सपोर्ट दिया। यहाँ के कितने सारे लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो ज़मींदार थे, उन लोगों ने अपनी ज़मीन भी दे दी भाई इसके सपोर्ट के लिए, इनके जो है वो मेहनत के लिए, ठीक है ना। मतलब पूरी इंडिया में हर कोई सपोर्ट करने लगा। एंड जो लास्ट फोटो है, द फाइट फॉर फ्रीडम, क्या आज़ादी के लिए लड़ाई, कि अब हर इंडिया का हर राजा, हर एक इंसान धीरे धीरे इस ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई करने के लिए उठा। कितने सारे जो है वो राजा थे, जो उनके ख़िलाफ़ जो है वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ने लगे। हमें पता है ना, जैसे झांसी की रानी थी, इनके अलावा दूसरे कितने सारे मराठा राजा थे, जो सुल्तान थे, वो सब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ते थे। लेकिन कुछ थे भी कि जो इस चीज़ से खिलाफ़ थे कि नहीं भाई ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना है, ब्रिटिशर्स को भले अपने साथ रखो, ऐसे भी कहने वाले कुछ राजा थे। लेकिन उनको अगर छोड़ दिया जाए ना, तो ऑलमोस्ट राजा ऐसे थे कि जो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ही थे। जैसे कि लखनऊ के हज़रत महल थे, वो जो है वो उनके साथ थे। इनके अलावा फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, ऐसे नेता भी वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हुए। अजीमुल्ला खान, उन्होंने तात्या टोपे, नाना साहब, इन लोगों के साथ मिलकर, वो मुस्लिम नेता थे अजीमुल्ला खान, उन्होंने तात्या टोपे, नाना साहब के साथ मिलकर भी ये ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई की। हमारे नॉर्थ इंडिया में कितने सारे सिख राजा थे। सिख राजा मतलब जो पंजाबी जो कहलाते हैं, वो सिख राजाओं, वो भी उनके ख़िलाफ़ लड़ते थे। एक आखिरी में एक बहादुरी का किस्सा दिया हुआ है। एक 80 ईयर्स ओल्ड, 80 साल के राजा थे कुंवर सिंह। ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते उनके हाथ में जो है वो गोली लग गई, उनके रिस्ट में, उनकी कलाई कहते हैं ना, हाथ के पंजे में जो है वो गोली लग गई।
उन्होंने बिना सोचे खुद ही दूसरे हाथ से अपने उस हाथ का पंजा काट दिया, वो रिस्ट, वो कलाई उन्होंने काट दी और पास में गंगा नदी में उन्होंने भेज दी। ठीक है ना, वो हाथ खुद अपना हाथ काट कर गंगा नदी में भेज दिया। और ये जो है वो उन्होंने कहा कि मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मतलब कि ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी चढ़ावा है। ठीक है ना। तो देखो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते यहाँ के राजाओं में सच में इतना जोश था, वो इतने जोश के साथ, इतनी हिम्मत के साथ लड़ते थे कि अपने मरने की भी उन्होंने परवाह नहीं की। तो ये तो 1857 में जो पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई थी उसकी बात थी कि कैसे धीरे 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 लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ होते गए और उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की। और उसके आगे की हिस्ट्री, तो उसके आगे की बातें तो हमें सबको पता ही है कि 1857 के बाद ये लड़ाइयाँ बिल्कुल रुकी ही नहीं, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते फाइनली उसके 90 ईयर्स बाद 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। बराबर ना। तो देखो आज जैसे हमने इंग्लिश में ये चैप्टर देखा ना, अब वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स, दूसरी पोएम्स हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।